हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका नॉलेज 24 चैनल में। और मैं हूं विजय सर। और आज हम इस वीडियो में देखेंगे क्लास 10th मैथमेटिक्स का चैप्टर नंबर 3, जिसका नाम है दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म, या फिर कहें पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप सभी से अनुरोध है कि आप इस चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें और उन सभी दोस्तों को शेयर करें जो गणित सीख रहे हैं। शुरू करते हैं चैप्टर 3। आप अपनी कंप्यूटर स्क्रीन पर देख पा रहे हैं कि चैप्टर का नाम है दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म। जैसा कि इसका नाम है दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म, मैंने पहले भी बताया है कि जब भी हम कोई चैप्टर पढ़ें तो हमें उस चैप्टर के हर एक शब्द के बारे में डीप नॉलेज होना बहुत आवश्यक है। तो यहां पर लिखा है दो, क्या लिखा हुआ है? दो, मतलब यहां पर दो चर होंगे। चर मतलब ऐसे संख्या नहीं बोल सकते हैं, चर वह हैं जिनके खुद के कोई मान नहीं होते, जो समीकरण के अन्य कारकों पर निर्भर करते हैं, जिनको हम कह सकते हैं जैसे कि x है, y है, z है, अल्फाबेट्स हैं, अल्फा बीटा गामा है, कोई मैथमेटिकल्स ये सिंबल्स हैं, ये सब क्या कहलाएंगे? चर कहलाएंगे। रैखिक समीकरण की बात करें तो हमने इसके पहले यूनिट में पढ़ा है रैखिक मतलब ऐसे समीकरण जिनकी घात, जो चर की सबसे बड़ी घात है वो क्या होती है? एक होती है। जो रेखा का निर्माण करते हैं, जो लाइन का निर्माण करते हैं, लाइन ड्रॉ करते हैं, उसे हम बोलेंगे रैखिक। समीकरण का मतलब है जहां समता होती है, जहां दो पक्ष होते हैं। एक LHS होता है बराबर, मतलब समता का निशान होता है, और एक RHS जहां दो पक्ष होते हैं और बीच में इक्वल बराबर का निशान होता है, वही क्या कहलाता है? समीकरण। आप इसको एक तराजू के जैसा मान सकते हैं। युग्म का मतलब होता है जोड़ा। युग्म का मतलब होता है जोड़ा, मतलब कि इसमें दो इक्वेशंस रहेंगी। क्या रहेंगी? दो इक्वेशंस रहेंगी, दो चर रहेंगे। हम मान के चलेंगे 99% केस में दो चर हो जाएंगे x और y। रैखिक समीकरण मतलब दोनों की घात एक की होगी। समीकरण है मतलब कि आप जब बहुपद पढ़ते हैं, बहुपद क्या होता है? बहुपद होता है ऐसा बीजीय व्यंजक जिसमें चर और अचर होते हैं, जैसे कि ax प्लस by आपने पढ़ा हुआ था, प्लस सी भी था एक अचर पद, ये बहुलक था। लेकिन यहां बराबर का निशान लगा के मैंने बराबर में यदि 0 लिख दिया है तो ये क्या बन गया है? समीकरण बन गया है। देखिए यहां पर x की और y की घात कितनी है? 1 है। युग्म की बात करें मतलब जोड़ा। जोड़ा मतलब कि यहां पर एक समीकरण ये है, ऐसे ही सेम टू सेम एक समीकरण और होगा, तो हम इसको आगे देखेंगे कि कैसे वो समीकरण युग्म रहेंगे। ठीक है, ये देखिए स्टैंडर्ड फॉर्म इसका ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0। तो यदि ये दो हैं तो x और y तो बदल नहीं सकते, इसका मान मैंने a1 लिया, इसका b1 लिया, इसका c1 लिया। दूसरा समीकरण लिखा a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0। देखिए a b c क्या है? अचर पद हैं, कॉन्स्टेंट हैं। a b c क्या है? अचर पद हैं, तो इनके ही वैल्यू के मान बदल सकते हैं। x और y तो x और y ही रहेंगे। यदि यहां समीकरण में लिखा हुआ है 2x प्लस 3y, तो हो सकता है दूसरे समीकरण में लिखा रहेगा 4x माइनस 3y, इस टाइप से। तो क्या बदला? अचर पद बदले। ठीक है ना, इसलिए मैंने इनको a1 b1 c1 लिख दिया, यहां पर a2 b2 c2 लिख दिया। बाकी x और y तो एज इट इज रहेंगे। इसके बाद इन्होंने बोला इस अध्याय में हम ऐसे दो रैखिक समीकरणों का अध्ययन करेंगे जिनमें दो अज्ञात वेरिएबल रहेंगे। हम ज्यादातर मान के चलते हैं एक x और एक y, इसमें अज्ञात मतलब कि हमें अननोन वेरिएबल्स रहेगा। ठीक है, तीसरी चीज, इन्हें दो टाइप से हल कर सकते हैं। कैसा? एक तो ग्राफिकली मेथड होता है, आप ग्राफ बनाकर उनको हल कर सकते हैं। किसके मान निकाल सकते हैं ग्राफ से? x और y के। दो मेथड हैं। पहली मेथड क्या है? ग्राफ विधि से। पहली मेथड क्या है? ग्राफ विधि से, ग्राफिकल मेथड से। दूसरी विधि क्या है? बीजगणितीय मेथड। बीजगणितीय मेथड मतलब एल्जेब्रिक मेथड, जहां अब हम देखेंगे आगे, हम इसमें देखेंगे वीडियो में कि एल्जेब्रिक या बीजगणितीय मेथड कौन सी हैं और ग्राफिक विधि से, ग्राफीय विधि से हम इनके हल कैसे करेंगे। चलिए चलते हैं। नेक्स्ट स्लाइड जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट स्लाइड है। इसमें मतलब आप ये समझिए कि इस चैप्टर का आधा पार्ट तो इस टेबल में ही छुपा हुआ है। देखिए सबसे पहले हम देखें कि लाइंस के बारे में, यदि मैं देखूं कि लाइंस कितने प्रकार से हो सकती हैं। ठीक है, मैं यदि लाइंस की चर्चा करूं यहां पर कि लाइंस कितने प्रकार की हो सकती हैं। देखिए यदि हम बात करें कि इस प्रकार से दो अक्ष हैं, ये x अक्ष है,
और ये बाई अक्ष है। यदि कोई दो रेखाएं या तो हो सकता है कि आपस में प्रतिच्छेद करें, किसी एंगल पे हो, जब कोई दो रेखाएं किसी एंगल पर होती हैं तो वो आपस में कहीं ना कहीं प्रतिच्छेद करेंगी। एक रेखा एक एंगल बना रही है एक्स के साथ, कोई थीटा 1, और यदि दूसरी रेखा कोई इसके अतिरिक्त थीटा 1 के अतिरिक्त कोई भी एंगल बनाएगी, कोई भी एंगल बनाएगी, वो इस रेखा से क्या करेगी? प्रतिच्छेद करेगी। देखिए ये एंगल चेंज हो गया, ये एंगल हो गया थीटा 2। तो जब ये दो रेखाएं कैसी रेखाएं कहलाएंगी? इंटरसेक्टिंग रेखाएं कहलाएंगी। इनको हम बोलेंगे प्रतिच्छेदी रेखाएं। क्या बोलेंगे? प्रतिच्छेदी, या इंटरसेक्टिंग बोलेंगे, प्रतिच्छेदी रेखाएं। तो आप यहां देख रहे हैं कि यहां एंगल, यदि जो रेखा अक्ष के साथ जो एंगल बना रही है, कोण बना रही है, मैंने माना ये थीटा कोण बना रही है, और यदि कोई रेखा इस एंगल, इस कोण के अतिरिक्त कोई दूसरा कोण बनाती है, तो वह दोनों रेखाएं निश्चित तौर पर प्रतिच्छेद करेंगी। ये शर्त है, ये मान के रखिए। अब जब एक हम रेखा का हम मानक रूप लिखते हैं, स्टैंडर्ड फॉर्म लिखते हैं, उसका स्टैंडर्ड फॉर्म होता है ax प्लस बी वाई प्लस सी। यही होता है ना मानक समीकरण? क्या होता है? ax प्लस बी वाई प्लस सी, रैखिक समीकरण। तो मैं आपको एक बात बता दूं कि ये a और b, ये a और b कौन है? बाई अक्ष और एक्स अक्ष के निर्देशांक हैं। आप मान के चलिए ये b है, ये जो दूरी है, ये दूरी कौन है? b, और ये जो दूरी है ये a है। तो ये जो यहां पर त्रिभुज बन रहा है, आप देख पा रहे होंगे यहां पर क्या बन रहा है कि ये त्रिभुज बन रहा है त्रिभुज ये। और ये जो एंगल है, ये एंगल है, ये एंगल यदि आप आगे पढ़ेंगे tan थीटा, तो tan थीटा इज इक्वल टू क्या होता है? लंब बटे आधार, मतलब b अपॉन a। क्या होता है? लंब बटे आधार, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो ये थीटा किस पर निर्भर कर रहा है? b और a पर निर्भर कर रहा है, या कह सकते हैं a और b पर निर्भर कर रहा है। मैंने कहा कि किसी रेखा का कोण, कोण मतलब झुकाव, किसके साथ? अक्षों के साथ। किस पर निर्भर कर रहा है? a और b पर निर्भर कर रहा है। किस पर निर्भर कर रहा है? x अक्ष के कोफिशिएंट, x अक्ष के गुणांक और y अक्ष के गुणांक पर निर्भर कर रहा है। उसका c से कोई रिलेशन नहीं है। मतलब कि यदि दो रेखाएं, यदि मैंने ये अनुपात निकाला, इसी अनुपात को मैं उल्टा भी कर दूं, यदि मैंने लिखा a और b, इसका क्या है? a1 और b1, ठीक है। यदि दूसरी रेखा का कोण a2 और b2, यदि मैंने कहा, क्या कहा था? यदि कोण भिन्न है, एक जैसे कोण नहीं है, तो बराबर नहीं लिख देंगे हम। कोण को कौन निर्धारित कर रहा है? अनुपात a1 बटे b1। दूसरे का कोण क्या रहेगा? a2 बटे b2। यदि ये कोण भिन्न है, कोण कैसे हैं? भिन्न हैं, अलग अलग हैं, इसका मतलब यह है कि ये रेखाएं प्रतिच्छेद करेंगी। 101% ये रेखाएं प्रतिच्छेद करेंगी। इसलिए शर्त होती है कि जब रेखाएं प्रतिच्छेद करें तो उनके अनुपात जो होते हैं वो कैसे हो जाते हैं? a1 अपॉन b1 बराबर नहीं a2 अपॉन b2। उसके लिए c को हमें देखने की कोई जरूरत ही नहीं है, क्योंकि कोण किस पर निर्धारित? देखो, सबसे पहली चीज है कि रेखाएं प्रतिच्छेद कर रही हैं नहीं, ये किस पर निर्धारित करेगा? कोण पर। कोण किस पर निर्धारित कर रहे हैं? a और b पर। और कोण का मान क्या है? उनका दोनों का अनुपात b अपॉन a, या उसको हम बोल दें a अपॉन b, ठीक है ना, a अपॉन b। तो यदि a1 अपॉन b1 पहली रेखा का कोण बराबर नहीं है दूसरी रेखा के कोण के, इसका मतलब यह है कि वो रेखाएं कैसी हैं? प्रतिच्छेदी हैं। बात समझ में आ गई? रेखाएं कैसी हैं? प्रतिच्छेदी हैं। अब ये तो हो गई रेखाओं की क्या? प्रकृति। ये तो हो गई रेखाओं की प्रकृति की रेखाएं कैसी हैं? प्रतिच्छेदी हैं। दूसरी चीज अब हम बात करेंगे हल की, कि हलों की संख्या क्या है, ठीक है ना। अब हल मतलब होता है कि रेखाएं आपस में जितनी जगह टच कर रही हैं, स्पर्श कर रही हैं, प्रतिच्छेद कर रही हैं, वही उन रेखाओं का क्या होता है? हल होता है। वही उन रेखाओं का क्या होता है? हल। आप बात समझ पा रहे हैं? जो रेखाएं जितनी जगह प्रतिच्छेद कर रही हैं या जितनी जगह स्पर्श कर रही हैं, वह उन समीकरणों का क्या होता है? हल होता है। अब आप बताएं कि जस्ट यदि मैंने कहा कि ये रेखाएं हैं, कुछ ये और एक ये रेखा, यहां एक जगह इनने क्या कर दिया? प्रतिच्छेद कर दिया। तो क्या प्रतिच्छेद करने के बाद ये अनंत तक आप बढ़ाएंगे, इसको भी आप अनंत तक बढ़ाएंगे, तो क्या फिर से मिलेंगी? कभी नहीं मिलेंगी। यदि रेखाएं प्रतिच्छेद कर रही हैं तो वो केवल और केवल एक ही पॉइंट पर प्रतिच्छेद करेंगी, उसके बाद वो कभी प्रतिच्छेद नहीं करेंगी।
तो कितनी जगह टच किया? एक जगह टच किया। तो एक जगह यदि टच किया है तो उनके हल की संख्या क्या होगी? केवल एक। क्या होगी? केवल एक। केवल एक। आप भी एक हैं दुनिया में, आप भी यूनिक पर्सनालिटी हैं, अद्वितीय हैं, इसलिए केवल एक को अद्वितीय भी बोलते हैं। केवल एक को क्या बोलते हैं? अद्वितीय हल भी बोलते हैं, या इंग्लिश में यूनिट सॉल्यूशन बोलते हैं, ओनली वन सॉल्यूशन बोलते हैं। तीसरी चीज समीकरण युग्म की बात करें। तीसरी चीज किसकी बात करें? समीकरण युग्म की बात करें। तो दो समीकरण युग्म संगत या असंगत होते हैं। अब आप एक बात बताइए, यदि आप अपने दोस्त के साथ रहते हैं, उसकी संगति में रहते हैं, तो आप उसके साथ मिलते हैं कि नहीं मिलते हैं? आप उससे मिल रहे हैं, इसीलिए तो आप उसकी संगति में हैं। अपन कहते हैं कि यार उसकी संगति देखिए, मतलब आप उससे मिल रहे हैं। तो जब रेखाएं आपस में मिल रही हैं, चाहे वो एक बार मिलें वो चाहे वो अनंत बार मिलें, वो क्या कहलाएगा? संगत कहलाएगा। लेकिन यदि रेखाएं आपस में कभी ना मिलें तो वो असंगत कहलाएगा। तो ये समीकरण युग्म एक बार तो मिला है, इसलिए क्या कहलाएगा? संगत कहलाएगा। इसलिए क्या कहलाएगा? संगत कहलाएगा। ये आप समझ गए। ये किसकी बात करी मैंने? प्रतिच्छेदी रेखाओं की। किसकी बात करी मैंने? प्रतिच्छेदी रेखाओं की। अब यदि मैंने बात करी, एक मैं पेज ऐड और करता हूं, ठीक है। अब मैंने यदि बात करी है, ये फिर से मैंने अक्ष बनाया, ये एक्स अक्ष है और ये वाई अक्ष है, ठीक है। अभी मैंने क्या कहा था कि थीटा मतलब कोण, जो झुकाव था अक्षों के साथ, वो कैसा था? अलग अलग। अब मैंने बात करी कि एक रेखा एक कोण से जा रही है और दूसरी रेखा भी उसी कोण से जा रही है, सेम टू सेम। यदि ये मैंने कहा 130-35 डिग्री का कोण है, तो ये रेखा भी 135 डिग्री के कोण से जा रही है। इसका मतलब क्या होगा कि इनके जो a1 बटे a2 हैं वो बराबर होंगे, a1 बटे b1 जो हैं वो बराबर होंगे a2 बटे b2 से। क्या कहा अपन ने? इनके जो a1 बटे b1 हैं बराबर होंगे a2 बटे b2 से, क्योंकि कोण को कौन निर्धारित कर रहा था? a और b। अब जो इनके आपस की बीच की दूरी है, जो इनके आपस की बीच की दूरी है, वो कौन निर्धारित करता है? वो निर्धारित करता है c। c मतलब होता है अंतःखंड। अंतःखंड मतलब कि इनके बीच की दूरी। तो इनके बीच की दूरी कैसी है? अलग अलग है, दूर है ये आपस में, मतलब रहेगा बराबर नहीं है c1 बटे c2। तो ये किसकी शर्त हो गई? जब आप एक बात बताएं, ट्रेन की पटरियां आपस में, जैसे मीटर गेज हम जिसको बोलते हैं, यदि तो वो 1 मीटर की दूरी पे दोनों पटरियां रहती हैं, तो वो जहां से शुरू होती हैं और जहां खत्म होती हैं वहां दोनों बिल्कुल 1 मीटर की दूरी पर ही रहेंगी। मतलब यदि ये दोनों सी एक डिस्टेंस अंतःखंड लेके चल रही हैं तो ये उसी दूरी से चलेंगी, इसलिए इनको क्या बोलते हैं? समान अंतर से चल रही हैं, इसलिए हम इनको बोलते हैं समांतर रेखाएं, पैरेलल लाइन। इंग्लिश में क्या बोलते हैं? पैरेलल लाइन। ये क्या है? समांतर रेखाएं। अब ये चीज तो समझ में आ गई कि समांतर रेखाओं की शर्त क्या होगी? a1 बटे b1 बराबर a2 बटे b2 बराबर नहीं c1 बटे c2। या फिर इसको ऐसा भी लिख सकते हैं, a1 बटे a2 बराबर b1 बटे b2 बराबर नहीं c1 बटे c2। क्योंकि हमने c1 बटे c2 को लिया है, तो इसको आप इसको एरेज कर दीजिए। हम क्या लेंगे? a1 बटे a2 बराबर b1 बटे b2 बराबर नहीं c1 बटे c2। ठीक है ना? बात समझ में आई? a और b ही क्या कर रहे हैं? कोण को निर्धारित कर रहे हैं। तो ये दोनों तो चीजें क्या हो गई? सेम। उनके बीच में यदि कोई दूरी है तो वो बराबर नहीं हो गई किसके? c के। मतलब ये रेखाएं कैसी हैं? समांतर। अब एक बात बताएं, समांतर रेखाएं क्या आपस में कभी मिलेंगी? हमने 3 चीजें बोली थी। एक तो रेखाओं की प्रकृति, ये क्या हो गई? समांतर हो गई। दूसरी चीज मैंने बोला था, यदि ये मिल रही हैं तो उनके हल हैं, यदि ये नहीं मिल रही हैं तो उनके हल नहीं है। समांतर रेखाएं आपस में कभी मिलेंगी? कभी नहीं मिलेगी, इसलिए हमने बोल दिया कोई हल नहीं। हमने क्या बोल दिया? कोई हल नहीं। तीसरी चीज मैंने संगत और असंगत की बात करी थी समीकरण युग्म की। मैंने कहा था यदि कोई मिल रहा है, चाहे वो एक बार मिले चाहे अनंत बार मिले, वो क्या है? संगत। यदि कोई नहीं मिल रहा है तो वो क्या है? असंगत। तो समांतर रेखाएं कभी मिलेंगी क्या? नहीं, इसलिए समीकरण युग्म क्या है? असंगत। नेक्स्ट, तीसरी कंडीशन क्या आ जाएगी? तीसरी कंडीशन आएगी, मैंने ये फिर से अक्ष बनाए, ये अक्ष है, ये एक्स हो गया, ये वाई हो गया।
मैंने कहा कि मैंने एक रेखा खींची ये इस टाइप से, ठीक है ना, ये कोई सपोज करिए ये कोई कोण भी बना रही है थीटा, ठीक है ना। एक दूसरी रेखा जस्ट इसी के ऊपर सेम टू सेम, कैसी है, सेम टू सेम, बिल्कुल एक रेखा है इसी के ऊपर इस टाइप से, समझ में आई बात। कोण भी क्या बना रही है, वो भी थीटा। तो कोण जब सेम बनाते हैं तो मैंने क्या कहा था, A1/A2 बराबर B1/B2 कोण, तो ये हो जाएगा, ठीक है ना। कोण तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। आप ये मत समझेंगे मैंने A1/B1 बताया था, पर यहां देखिए इसका मैं यदि पक्षांतर करूं तो यहां B1 को मैं नीचे ला सकता हूं तो A1/B1 हो जाएगा, A2 को मैं यहां लेके जाऊंगा तो A2/B2 हो जाएगा, वो बात एक ही है, ठीक है ना। तो A1/A2 बराबर B1/B2। मैंने C क्या बोला था, C बोला था दोनों के बीच की दूरी, तो दोनों की दूरी भी बिल्कुल कैसी है, बराबर है। C जो होता है वो एक तरीके से होता है अंताखंड। अंताखंड मतलब कि यहां पर कितनी वो दूरी लेके चल रहा है, मूल बिंदु से मान के चलें तो दोनों की दूरी कैसी है, सेम। तो ये क्या हो जाएगा, C1/C2। ये क्या हो जाएगा, C1/C2। मतलब जब रेखाएं संपाती हैं, कैसी हैं, संपाती, कोएक्सियल, संपाती रेखाएं, यहां हम कहें, पहली बात तो मैंने बोला था कि इनको क्या, रेखाओं का क्या नाम होगा, संपाती रेखाएं। ये कैसी रेखाएं हैं, संपाती। दूसरी चीज इसकी शर्त क्या हो जाएगी, अनुपात की, ये संपाती रेखाएं हैं। हलों की संख्या बताओ भाई, कितनी जगह ये आप एक के ऊपर एक रखी हुई हैं, अनंत बार ये टच हो रही हैं, इसलिए हम लिख सकते हैं अनेक हल, अनेक, या कहीं कहीं आपको ये भी लिखा आ जाएगा अनंत। अनंत को क्या बोलते हैं, मैंने बताया था अपरिमित रूप से अनेक, तो यहां क्या लिखा आएगा, अपरिमित रूप से अनेक हल, ठीक है ना। तीसरी चीज संगत असंगत की समीकरण युग्म संगत है कि असंगत, भाई ये तो अनंत बार टच हो रहा है तो क्या हो जाएगा, संगत हो जाएगा। तो संगत की दो कंडीशन पढ़ी अपन ने, एक तो जब संपाती हैं रेखाएं और एक प्रतिच्छेद करती हैं तब संगत होते हैं। अब चलिए अब आते हैं टेबल पे। देखिए ये आपको एक एग्जाम्पल दिए गए हैं, जब आप इनके अनुपात निकालती हैं तो एक अनुपात आए 1/3, ऋण 2/4, 0/20। आप देखें, सबसे पहले देखें A1/A2 और B1/B2 कैसे हैं, बराबर नहीं है। तो मैंने क्या कहा था, जब A1/A2 और B1/B2 बराबर नहीं है, जब आपके कोण बनाने वाली चीज कौन है, A और B, जब कोण अलग अलग हो गए तो वो रेखाएं कौन सी होंगी, प्रतिच्छेदी, इंटरसेक्टिंग लाइन। रेखाएं कौन सी हैं, प्रतिच्छेदी। और बीजगणितीय निरूपण की बात करें, हल कितने होंगे, एग्जैक्टली वन सॉल्यूशन, यूनिक, मतलब केवल एक। हल कितने हो गए, केवल एक। समीकरण युग्म संगत या असंगत, संगत, ठीक है। दूसरा देखें, इसमें A1/A2 B1/B2, देखो काट सकते हैं, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 3 एकम 3, 3 दूनी 6। A1/A2 और B1/B2 तो क्या आ गए आपके, बराबर आ गए। C1/C2 देखो, माइनस से माइनस कटा, 9 एकम 9, 9 दूनी 18, तीनों चीजें बराबर हो गई, मतलब उनके कोण भी बराबर हैं और उनके बीच की दूरी भी बराबर है। तब रेखाएं कैसी हो जाएंगी, संपाती हो जाएंगी। कैसी हो जाएंगी, संपाती। और संपाती रेखाओं के कितने हल होते हैं, अपरिमित रूप से अनेक या अनंत बोल सकते हैं। मैनी सॉल्यूशन, इनफाइनेटली मतलब अपरिमित रूप से, मैनी मतलब अनेक, सॉल्यूशन मतलब हल, अनंत हल भी बोल सकते हैं। और जब अनंत हल है मतलब ये क्या है, संगत तो है ही। यहां देखें 1/2 है, 2/4 को काटा तो ये भी 1/2 आया, ऋण से ऋण काटा, ये 4/3 मतलब 1/3 आ गया। तो A1/A2 और B1/B2 तो बराबर हैं, ये क्या है, A1/A2 बराबर है B1/B2 के, लेकिन इनका C जो है वो बराबर नहीं है। और मैंने क्या बोला था, कोण बराबर हैं लेकिन C बराबर नहीं है, वो रेखाएं कैसी हो जाएंगी, समांतर। वो रेखाएं कैसी हो गई, समांतर। और समांतर रेखाओं का कोई हल नहीं होगा, समांतर रेखाओं का कोई हल नहीं होगा। आप इसको थोड़ा सा ऊपर करके देख लें, तो इसका कोई हल नहीं होगा। और संगत तो होगा, सॉरी, जब कोई हल नहीं है, यदि रेखाएं पैरेलल हैं तो ये क्या हो जाएगा, असंगत हो जाएगा। क्या हो जाएगा, असंगत। चलिए
नेक्स्ट वीडियो पे चलते हैं, आप समझ गए होंगे, इसको बना के जरूर आप देखें। चलिए नेक्स्ट वीडियो में ग्राफ द्वारा हमें समीकरण संगत है नहीं है और यदि है तो उसके हल बताना है। देखिए कोई भी रेखा कब बनती है, किसी भी रेखा को बनाने के लिए आपको एटलीस्ट 2 बिंदुओं की जरूरत तो होती है। जब आपके पास 2 बिंदु हैं तभी आप एक रेखा बना सकते हैं, मतलब केवल और केवल एक रेखा उससे जाएगी 2 बिंदुओं से। यदि एक बिंदु है तो एक बिंदु से तो अनंत रेखाएं चली जाएंगी। कितनी रेखाएं चली जाएंगी? अनंत। लेकिन यदि ये रेखा है तो इसमें मतलब कम से कम 2 बिंदुओं से एक और केवल एक रेखा ही जाएगी 2 बिंदुओं से। तो हमें क्या करना पड़ेगा, 2 बिंदु फाइंड आउट करने पड़ेंगे। चूंकि एक रेखा है, कोई भी रेखा है, रेखा पर बिंदु कितने होंगे? अपरिमित रूप से अनेक, अनंत बिंदुओं से एक रेखा बनेगी। लेकिन आप यदि कोई 2 बिंदु उनके फाइंड आउट कर लें, ठीक है, वो कैसे? यदि कोई रेखा निकल रही है तो एक्स और वाई के उस पर अनंत निर्देशांक होंगे। लेकिन आपके लिए क्या फाइंड आउट करना है, जैसे यहां पर लिखा हुआ है x + 3y = 6, ये लिखा हुआ है। तो आप क्या करें, आप ये देखें कि एक वैल्यू तो आप अपने मन से मान सकते हैं, या x की मान लीजिए या y की मान लीजिए। तो हमें 2 बिंदु चाहिए हैं तो हमने 2 कॉलम खींच लिए, ये x हो गया और ये y हो गया। तो मैंने क्या किया, जब मैंने इसमें x का कोई मान रखा या मैंने इसमें कोई y का मान रखा तो x का क्या मान आ रहा है वही उसका क्या बन जाएगा? बिंदु बन जाएगा। मैंने यहां x की जगह क्या रख दिया? 0 रख दिया। सबसे अच्छा आसान तरीका है, x की जगह क्या रख दिया? 0। तो ये हो गया 0। 3y = आ गया 6, तो y का मान क्या आ जाएगा? 6/3 मतलब कि 2 आ जाएगा। ठीक है ना। यदि मैंने यहां पर 0 रख दिया तो यहां हो जाएगा 3y = 6, तो y = क्या हो जाएगा? 6/3, मतलब ये क्या आ गया? 2। ये हम क्यों कर रहे हैं? क्योंकि हमें इस रेखा के 2 बिंदु पता करने हैं, और 2 बिंदु पता करने के लिए आप अपने मन से एक निर्देशांक मान लीजिए, दूसरा निर्देशांक आप इस समीकरण में पुटअप करा के निकाल सकते हैं। चलिए अब एक बार अपन ने x को 0 माना था, अब y को 0 मान लो। y को 0 माना तो x का मान सीधा क्या आ गया? 6 आ गया। तो इसके 2 बिंदु निकल के आ गए, एक तो 0,2 और एक 6,0। किसके? इस रेखा के। अब दूसरी रेखा देखें, दूसरी रेखा क्या है? दूसरी रेखा है अपनी 2x - 3y = 12। इसके लिए भी हम क्या करेंगे? 2 बिंदु हम यहां पर फाइंड आउट करेंगे, 2 पॉइंट्स हम इसको फाइंड आउट कर लेंगे x और y के। यहां मैंने लिखा x, यहां मैंने लिखा y। 2 पॉइंट करना है तो एक रेखा और खींच लेते हैं। चलिए मैंने क्या बोला था, सबसे अच्छा आसान तरीका होता है किसी एक संख्या को पहले 0 कर दो। यदि मैंने x का मान 0 कर दिया तो यहां क्या हो जाएगा? -3y = 12, तो y = हो जाएगा 12/-3, तो ये हो जाएगा -4। तो इसका मान कितना आ गया? -4। अब दूसरी बार मैंने क्या बोला? y को 0 कर दो, यहां y को 0 कर दिया तो ये हो जाएगा 2x = 12, तो x = 6। ठीक है ना। तो इसके निर्देशांक देखो, अब 0,2 आया अपना, पहले क्या आया? 0,2। तो हम अब चलते हैं ग्राफ की तरफ, और ग्राफ पे हम देखेंगे ये आ गया अपना ग्राफ। तो हमारी पहली लाइन के निर्देशांक कौन कौन से हैं हम लिख लेते हैं। पहली के हैं 0,2 और 6,0। पहली लाइन है हमारी जो ये है 0,2 और एक है 6,0। ऐसे ही इसके क्या थे दूसरे के? 0-4 और 6,0। 0-4 और 6,0। यही आए थे दोनों बिंदुओं के निर्देशांक। इसके क्या आए थे? इसको ठीक से लिख लें, 6,0, 0,2। इसके आए थे 6,0, 0,2। यही आए थे दोनों बिंदुओं के निर्देशांक। ये पहला जो बिंदु है वो क्या दर्शाता है? x को, दूसरा क्या इसको दर्शाता है? y को। चलिए पहले पहली रेखा के पॉइंट रखें। x का मान 0, x का मान और y का मान 0 कहां आता है? दोनों का यहां। ठीक है ना। ये आया अपना, ये दोनों के मान आ गए, या x का मान हो गया यहां पर 0। y का मान 2 कहां है भैया? y का मान 2 है यहां, यही है ना। x का मान 0, y का मान 2 पे ये है, तो हम इसका निर्देशांक लिख दें इस पॉइंट के 0,2। ठीक है। उसके बाद x का मान 6,
y का मान 0 कहां आएगा, x का मान 6 ये है, ये, और y का मान 0। देखिए ये x अक्ष है और ये क्या है, y अक्ष। तो x अक्ष पर y का मान क्या होता है, 0, और y अक्ष पर x का मान क्या होता है, 0। ये चीज हमेशा याद रखें। तो यहां x का मान 6 है तो y का मान यहां क्या होगा, 0 होगा। तो इस बिंदु के निर्देशांक क्या होगा, 6,0। ठीक है, जब हमें ये दोनों निर्देशांक मिल गए तो हम इसको रेखा को बना सकते हैं। पहली रेखा कहां कैसी बनेगी, इस टाइप से बनेगी, ये इससे पास हो जाएगी इस टाइप से। ठीक है, दूसरी रेखा देखें, पहला निर्देशांक क्या है, 0,4। किसी दूसरे कलर से ले लेते हैं, 0,4 मतलब x का मान 0 और y का मान क्या हो, ऋण 4। तो यहां हो जाएगा, इसके निर्देशांक लिखते हैं 0,4। दूसरा निर्देशांक 6,0 मतलब वही वाला निर्देशांक, ये 6,0 दूसरे बिंदु के लिए। तो इसकी जब हम रेखा खींचें तो हम क्या करेंगे, इस टाइप से इसकी रेखा खींचेगी। ठीक है, दोनों रेखाएं क्या कर रही हैं, प्रतिच्छेद कर रही हैं। प्रतिच्छेद कर रही हैं मतलब समीकरण हल कैसे हुए, समीकरण युग्म में कैसे हुए, ने पूछा था संगत या असंगत। यदि प्रतिच्छेद कर रही हैं तो कैसे हुए, संगत हुए। दूसरा, समीकरण हल संगत हुए, रेखाएं प्रतिच्छेद कर रही हैं। यदि हल के बारे में पूछा है तो मैंने क्या कहा था, हल कौन से होते हैं, जहां रेखाएं प्रतिच्छेद कर रही हैं। कहां रेखाएं प्रतिच्छेद कर रही हैं, 6,0 पर। कहां रेखाएं प्रतिच्छेद कर रही हैं, 6,0 पर। इसीलिए x का मान क्या होगा, 6 और y का मान क्या होगा, 0। यही इसका हल है। जहां रेखाएं प्रतिच्छेद कर रही हैं ग्राफ में, वही उसका क्या हो जाता है, हल हो जाता है। चलिए नेक्स्ट देखें, रैखिक समीकरण को हल करने की हमने अभी कौन सी विधि देखी थी, ग्राफिकल मेथड देखी थी। अब हम इसकी एल्जेब्रिक मतलब कि बीजगणितीय मेथड देखेंगे। तो बीजगणितीय मेथड में हमें 3 मेथड हैं, जिनमें से ये एक मेथड हमारी हट चुकी है। पहले थी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मतलब बज्य गुणनखंड विधि इसका नाम है। लेकिन हम हम इंट्रोडक्शन वीडियो बना रहे हैं तो मैं आपको बता जरूर दूंगा कि क्या क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड या बज्य गुणनफल विधि होती थी। थोड़ा सा अपन एक एग्जाम्पल में देख लेंगे, लेकिन ये आपके बोर्ड एग्जाम के लिए दोनों बहुत इंपॉर्टेंट हैं, प्रतिस्थापन और विलोपन। प्रतिस्थापन और विलोपन। चलिए नेक्स्ट करते हैं, पहली विधि देखेंगे हम प्रतिस्थापन। प्रतिस्थापन या इसका इंग्लिश में नाम है सब्स्टिट्यूशन मेथड। सब्स्टिट्यूशन मेथड मतलब ये होता है कि यदि मैंने इसका नाम दिया समीकरण 1 और इसका नाम समीकरण 2 है, तो इन दोनों में से किसी एक समीकरण से हम x का मान निकालेंगे या y का मान निकालेंगे और दूसरे समीकरण में हम उसको क्या कर देंगे, प्रतिस्थापित कर देंगे, मतलब कि रख देंगे। दूसरे समीकरण में उसको पुटअप करा देंगे। जैसे कि आप इसमें देख पा रहे हैं, दूसरे समीकरण में x का मान निकालना आसान है क्योंकि ये x यहां पर अकेला है। यहां पर 7x, यदि x का मान निकालेंगे तो ये 7 कहां जाएगा, अपॉन में जाएगा। तो हमें ये देखना है कि कहीं यदि x और y अकेले हैं, उनके साथ कोई गुणनखंड नहीं है, तो हम वहां से उसका वैल्यू का मान निकालें। तो हम यहां लिखें समीकरण 2 से, केवल 2 से। ठीक है, तो समीकरण 2 क्या कह रहा था, x धन 2y बराबर 3। तो यहां से x का मान आएगा 3 ऋण 2y, यही आएगा 3 ऋण 2y। अब x का मान कहां रख देंगे, अभी अपन ने 2 समीकरण लिया था, 2 से हमने x का मान निकाला था, तो अब हमें x का मान समीकरण 1 में रख देंगे। समीकरण 1 में रखने पर, तो जब हम समीकरण 1 में इसका मान रखेंगे तो ये हो जाएगा 7, x की जगह क्या हो जाएगा 3 माइनस 2y माइनस 15y इज इक्वल टू 2। अब बहुत से बच्चों को पक्षांतर और मल्टीप्लिकेशन करने में बहुत समस्या आती है। देखिए 7 का 3 में मल्टीप्लाई किया तो क्या हो गया 21, माइनस की जगह माइनस 7 का 2 में मल्टीप्लाई होगा तो ये 14y हो गया, माइनस 15y इज इक्वल टू 2। अब आप ये देखें, यदि 21 को देखो, हमें कभी भी पक्षांतर करना है तो हम एक चीज का विशेष ध्यान दें कि x और y के पद हम एक तरफ लेंगे और बाकी जो अचर संख्याएं केवल बची हैं वो दूसरी तरफ ले जाएंगे। तो यहां ऋण के 14y और ऋण के 15y हैं, दोनों ऋणात्मक संख्याएं जुड़ जाएंगी। तो ऋण 14 और ऋण 15 कितने हो जाएंगे, ऋण के 29y बराबर धन के 2 थे, 21 इस साइड आए तो ऋण के 21 हो गए। यहां हो गया ऋण के 29y बराबर
भाई 21 ऋणात्मक है, 2 धनात्मक है, दोनों संख्याएं घटेंगी, चिन्ह किसका आएगा, बड़ी संख्या का। 21 में से 2 गए तो 19, ऋण से ऋण आपका कैंसिल हो गया, y का मान क्या आ गया 19, 29 यहां आएंगे तो बटे में जाएंगे, 19 बटे 29। अब हमारा x का मान क्या था, हम y का मान यहां लिख देंगे कि y का मान समीकरण 3 में, 3 किसको नाम दे दो, इसको दे दो, तो समीकरण 3 से x बराबर क्या था, x बराबर था 3 ऋण 2, y का मान क्या है 19 बटे 29, ठीक है। तो x बराबर हो जाएगा, यहां पर जब आप एलसीएम लेंगे तो 29 का एलसीएम तो आ जाएगा 29, 29 का मल्टीप्लाई होगा 3 से, तो 29 मल्टीप्लाई 3 से करें तो क्या होगा, 30 का मल्टीप्लाई 3 से कर दो 90, 90 में से 3 घटा दो क्या आ जाए, 90 में से 3 घटे तो 87, और 19 का 2 में गुणा करेंगे तो आएगा 38, जब दोनों को घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 49, 49 आएगा ना, 17 में से 8 गए, हाँ 49 अपॉन 29, ठीक है ना, 49 अपॉन 29। तो ये x का मान आ गया और ये y का मान आ गया। अभी मैंने ज्यादा ऐसे टफ एग्जाम्पल नहीं लिए हैं, केवल आपको समझाने की दृष्टि से हम ये समझ पा रहे हैं कि प्रतिस्थापन में हमें करना क्या होता है, ठीक है। बाकी हम जब एक्सरसाइज के क्वेश्चन करेंगे तब हम बहुत सारे क्वेश्चंस को लेंगे। अब हम इसमें देखेंगे विलोपन विधि को। पहले प्रतिस्थापन में क्या किया था, एक समीकरण से x या y का मान लेते थे, दूसरे समीकरण में हम पुटअप करा देते थे। विलोपन विधि में ऐसा नहीं करेंगे। विलोपन विधि में हम क्या करेंगे, दोनों समीकरण को विलोपित करना मतलब होता है एलिमिनेट, एलिमिनेट मतलब कि दोनों समीकरण से हम या तो x के पद को हटा देंगे या y के पद को हटा देंगे। एलिमिनेट आप देखते हैं ना, जब आप गेम्स वगैरह खेलते हैं तो कहते हैं इसको एलिमिनेट कर दिया गया है, मतलब उसको हटा दिया गया है। तो या तो हम x के पद को हटाएंगे या y के पद को हटाएंगे। कैसे हटाएंगे ये क्वेश्चन से देखते हैं, ठीक है। दो व्यक्तियों की आय का अनुपात 9:7 है, कितना है 9:7 है, और उनके खर्चों का अनुपात 4:3 है। तो प्रत्येक व्यक्ति महीने में 2000 रुपए बचा लेता है। तो सबसे पहले तो हमें इसका यह पता होना चाहिए कि जो बचत होती है, क्या होती है बचत। आप सोचें कि आपकी 5000 रुपए तनख्वाह है, आपकी सैलरी कितनी है 5000 रुपए, और आप 2000 रुपए खर्च कर लेते हैं, तो बचत कितनी हुई 3000। तो बचत कैसे निकाली आपने, जो आपकी आय थी, इनकम थी, जो इनकम माइनस एक्सपेंडिचर मतलब कि खर्च, ये क्या कहलाती है सेविंग। सेविंग इज इक्वल टू इनकम माइनस एक्सपेंडिचर, आई माइनस ई। तो मैंने माना कि दो व्यक्तियों की आय का अनुपात, तो प्रथम व्यक्ति के मैंने आय मान ली, प्रथम व्यक्ति की जो मैंने आय मान ली, यदि 9:7 है तो 9 नहीं होगी उसकी, उसमें कोई गुणांक होगा। अनुपात क्या कहलाता है, जैसे कोई दो लोग हैं, एक 20 किलो का है, एक 40 किलो का है, तो अनुपात क्या हुआ, एक दूसरा उससे दुगना है, 1:2 उसका क्या होगा अनुपात हुआ। तो अनुपात क्या बताता है, उन दोनों में यह बताता है कौन कितने गुना है, एग्जैक्ट मान नहीं बताता, उसमें कोई ना कोई उसके साथ क्या होता है गुणांक होता है। तो हम मान के चलते हैं गुणांक क्या है x है, तो हमने माना प्रथम व्यक्ति की आय क्या हो गई 9x। ऐसे ही द्वितीय व्यक्ति की आय क्या हो जाएगी, द्वितीय व्यक्ति की आय क्या हो जाएगी 7x, इसमें कोई गुणांक है, ठीक है ना। ऐसे ही प्रथम व्यक्ति का खर्च, अब यहां मैंने गुणांक x माना है आय का, तो मैं यहां पर खर्च का क्या मान लूंगा गुणांक y। तो प्रथम व्यक्ति का गुणांक क्या हो, मतलब खर्च क्या हो गया 4y। ऐसे ही द्वितीय व्यक्ति का खर्च क्या हो गया 3y, ठीक है ना। अब प्रश्न क्या कह रहा है, प्रश्न कह रहा है कि पहला व्यक्ति भी 2000 रुपए बचा लेता है, तो प्रथम व्यक्ति का बचत क्या होगी, प्रथम व्यक्ति की बचत क्या होगी, बचत प्रथम व्यक्ति की, उसकी बचत होगी आय कितनी है 9x, ऋण खर्च कितना है 4y, बराबर कितना दिया है बचत 2000, 2000 तो दोनों की हो रही। ऐसे ही द्वितीय व्यक्ति की हम बचत की बात करें तो वो क्या हो जाएगी, उसकी 7x क्या है आय है, और खर्च क्या है उसका 3y, कितनी सेविंग हो रही इसकी भी 2000 इसकी सेविंग हो रही। चलिए अब अपने पास समीकरण बन गए, पहले तो अपन को समीकरण ही नहीं दिए थे, अब हमने समीकरण बना लिए। मैं थोड़ा सा इसको खिसका दूं ऊपर,
चलिए ये आपके नए समीकरण आ गए। अब बताएं भाई मुझे क्या करना है, इसमें एलिमिनेट करना है। तो क्या एलिमिनेट होंगे डायरेक्ट? यहां पर 9 है, यहां 7 है, यहां 4 है, यहां 3 है। लेकिन आपको मैं एक बात बता दूं, आप चाहें तो किसी समीकरण में, पूरे के पूरे समीकरण में किसी भी संख्या का गुणा कर सकते हैं, किसी भी संख्या का भाग कर सकते हैं। तो एक बात बताएं, यहां जैसे 4y लिखा हुआ है, यहां 9 लिखा है, यहां 7 लिखा है। यदि मैं यहां 7 का गुणा कर दूं, यहां 9 का गुणा कर दूं, तो ये 63 बन जाएगा, नीचे भी 63 बन जाएगा। लेकिन ये संख्याएं थोड़ी सी बड़ी हो जाएंगी ना। तो आप एक काम करें, छोटी संख्याओं को गुणा करें। यहां आप, या फिर करना हो तो कर दें, कोई दिक्कत नहीं। चलिए यहां आपने मल्टीप्लाई किया 7 का, यहां आपने मल्टीप्लाई किया 9 का। क्यों मल्टीप्लाई 7 और 9 का किया? क्योंकि यहां यदि इसके दूसरे वाले का गुणा कर देंगे 9 7 63 हो जाएगा, तो यहां 63 हो जाएगा, और यहां 9 का गुणा कर देंगे तो यहां भी 63 हो जाएगा। तो नई समीकरण क्या बने आपके? 9 7 63 x माइनस, इसमें भी 7 का गुणा करेंगे 7 चौके 28 y बराबर, इसमें भी 7 का गुणा करेंगे 7 दूनी 14, 14,000। इसमें 9 का गुणा करो 63 x माइनस 9 का गुणा किया 27 y बराबर 9 का इसमें गुणा किया 9 दूनी 18। ठीक है ना। अब हम इस समीकरण को क्या करेंगे? चिन्ह बदलेंगे, माइनस करेंगे। तो माइनस करने पे क्या होता है, ये प्लस का था माइनस हो जाएगा, ये माइनस का है प्लस हो जाएगा, ये प्लस का ही माइनस हो जाएगा। ठीक है। तो प्लस के 63 और माइनस के 63 ये क्या हो गए? कैंसिल हो गए, जीरो हो गए। अब ये प्लस का 27 है, ये माइनस का 28 है, तो घट जाएंगे। कितना बचा? केवल माइनस का 22। क्या बचा? माइनस का 22 इज इक्वल टू, ये माइनस का 1800 है, ये प्लस का 1400 है, तो कितना है? माइनस का 400। तो माइनस से माइनस कैंसिल हुए, बाई का मान क्या आ गया? 400। बाई का मान क्या आ गया? 400। अब बाई का मान 400 आया है, तो ये किसी भी समीकरण में रख दें, समीकरण 1 में रख दें। समीकरण 1 से, समीकरण 1 क्या था? समीकरण 1 को देख लो भाई, ऊपर चलो थोड़ा सा। समीकरण 1 था 9x माइनस 4y इज इक्वल टू 2000। क्या है? 9x माइनस 4y इज इक्वल टू 2000। ठीक है ना। तो यहां y का मान रख दें आप, यहां हो जाएगा 9x माइनस 4, y का मान क्या आया था? 400 इज इक्वल टू 2000। ठीक है ना। तो 4 का 4 में गुणा करा तो 1600 आ जाएगी। तो 9x इज इक्वल टू, ये 1600 उस साइड जाएंगे, ऋण के हैं तो धन के हो जाएंगे, 2000 में जुड़ जाएंगे 1600, तो कितना हो जाएगा? 3600। भाई ये ऋण के 1600 है ना, 4 का 4 400 में गुणा करेंगे 1600, ऋण के 1600 उस साइड जाएंगे तो धन के हो जाएंगे, धन के 2000 में 1600 जुड़ेंगे तो 3600 हो जाएंगे। तो मैं क्या निकालना है? x का मान, x का मान हो जाएगा 3600 बटे 9, 9 से इसको काट दो, 9 चौको 36, 9 चौको 36। तो दोनों की क्या आ गई? जो 400 रुपए दोनों की क्या आ गई? क्या निकालना था अपन को? इनकम, सेविंग निकालनी थी। तो दोनों की सेविंग क्या आ गई? 400 रुपए आ गई। दोनों की सेविंग निकालनी थी ना। मासिक आय ज्ञात करनी है। एक मिनट, कुछ गलत कर दिया है क्या? 7 दूनी 14,000। अच्छा ये मैंने 400 लिख दिया था यहाँ। ठीक है ठीक है, ये मैंने क्या लिख दिया था भैया? 400 लिख दिया था। 18,000 में से 14,000 घटाए थे तो ये हो जाएंगे 4,000। ठीक है ना। जब 4 बाई का मान आ गया 4,000, तो यहाँ भी आप क्या रखेंगे? 4,000 रखेंगे, है ना। 4,000 का 4 में गुणा करेंगे तो ये कितना हो जाएगा? 4 चौके 16,000। 16,000 जब उस साइड जाएंगे, एक मिनट इसको रफ कर देते हैं, सॉरी। अरे भैया छोटी वाली रबड़ आ जा। हाँ चलिए, यहां कितने आ गए थे? 16,000। 16,000 जब उस साइड जाएंगे 2,000 से जुड़ेंगे तो हो जाएंगे 18,000। ठीक है। ये 18,000 जब 9 से आप काटेंगे तो 9 दूनी 18, ये क्या आ गया? 2,000। तो एक की इनकम हुई 4,000 और दूसरे की इनकम कितनी हुई? 2,000। ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट उस पर देखते हैं, बज्य गुणनखंड विधि, जो कि आपके टॉपिक में नहीं है। जो नहीं पढ़ना चाहते हैं उन्हें कोई दिक्कत नहीं, आप यहाँ से बाहर जा सकते हैं। लेकिन जो समझना चाहते हैं कि बज्य गुणनखंड विधि क्या था, तो वो 2 मिनट के लिए और इसको वीडियो को देख लें। देखिए हमारे पास 2 समीकरण होते हैं, कौन से? a1x प्लस b1y प्लस c1, और दूसरा समीकरण a2x प्लस b2y प्लस c2। तो डायरेक्ट यहां से आप मान निकाल सकते। कैसे? यदि आपको x का मान निकालना है, किसका मान निकालना है? x का, तो इस b1 को c2 से गुणा करें। देखो ये लिखा है b1 गुणित c2,
इसको तिर्यक गुणा करें इस टाइप से, पहले इससे और फिर इससे, b1 का c2 से गुणा माइनस b2 का c1 से गुणा, फिर बराबर लगेगा। फिर जब हम बीच की संख्या का करेंगे तो फिर हम इस संख्या को, इन दोनों संख्याओं को इसको छोड़ देंगे, इनका गुणा करेंगे। तो जब हम देखिए, जब x का मान निकालना है तो हम किस किस का मल्टीप्लाई करेंगे, a1 का, सॉरी x का निकालना है ना, x के लिए x वाला टर्म नहीं लेंगे अपन, किसका लेंगे, दूसरे टर्म लेंगे, ठीक है। दूसरे टर्म कौन से हैं, हाँ x का जब हमें मान निकालना है तो दूसरे टर्म कौन कौन से, b1 और c2, माइनस का चिन्ह लगाएंगे, फिर ऐसा गुणा करें b2 c1, ठीक है, बराबर। जब हम y का निकालेंगे तो माइनस y लगा देंगे, यदि माइनस y नहीं लगाना है तो फिर अभी हमने कैसे स्टार्ट किया था, इस टाइप से स्टार्ट किया था, पहले ये संख्या ली थी फिर ये संख्या ली थी। यदि हम माइनस लगा देंगे तो अभी भी हम ऐसा ही स्टार्ट करेंगे, a1 का c2 से गुणा करें, a1 c2 माइनस a2 c1, a2 c1। देखो यहां इसमें पलटा हुआ है, a2 c1 पहले किया हुआ है, इसलिए इनने ऊपर का माइनस हटा दिया है। लेकिन आप मेरे हिसाब से तो इस विधि से करें, माइनस लगाएं तो आप कभी गुणा करने में उसका क्रम नहीं बदलेंगे, क्रम एक जैसा ही रहेगा। जब हम c1 की बात करें तो यहां गुणांक आ जाएगा 1, फिर गुणा करें a1 का b2 से, a1 b2 माइनस a2 का c1 से, a2 c1। समझ गए ना, जिसका मान निकालना है उस संख्या को छोड़ देते हैं। देखिए जैसे फिर से एक बार मैं आपको यहां बताऊं कि जैसे हमें मान निकालना है किसका, हमें मान निकालना है x का, तो हम x को इस साइड से हम अंडरलाइन करें, ठीक है। तो हम केवल इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे, ये तो हट गया x। जब हम y का निकालेंगे तो हम इसको छोड़ देंगे, केवल हम किन का मल्टीप्लाई करेंगे, इसका इससे और इसका इससे, ठीक है। जब हम c को मान निकालें अचर का तो हम फिर इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे। बात समझ में आ गई। चलिए एक क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन में आप समझ पाएंगे कि कैसे हो रहा है। चलिए ये क्वेश्चन है, बीजगणित विधि से अपन को इसको क्या करना है, हल करना है। चलिए कैसे करेंगे, सबसे पहले मैंने क्या बोला था, सबसे पहले कौन आएगा, x। x के लिए हम क्या करेंगे, ये वाला पार्ट अपन छोड़ देंगे, चिन्ह सहित लेना है, ठीक है। कैसे लेना है, चिन्ह सहित। तो हम गुणा किसका करेंगे, इनका, 3 का ऋण 12 से गुणा किया तो क्या आया, ऋण के 12 दूनी 24, 12 तिया 36, ऋण के कितने आ गए, 12 तिया 36। फिर क्या लगाना है, ऋण लगाना है, फिर गुणा करें, ये ऋण ऋण है दोनों तो धन हो जाएंगे, 6 का 3 में गुणा करेंगे तो 18, फिर बराबर लगा दो। y के लिए क्या करेंगे, ऋण y लिखेंगे और फिर हम इस y वाले टर्म को छोड़ देंगे, बाकी का गुणा करो, ऋण 12 को 2 में गुणा किया, ऋण के 24, फिर ऋण लगाओ, ऋण 6 का 4 में गुणा करेंगे तो ऋण के 6 चौके 24 आ जाएंगे, बराबर। फिर आएगा किसके बटे में, 1 के बटे में, तो फिर इनका गुणा करो, 3 का 2 में गुणा किया, ऋण 3 का तो ऋण 6, फिर ऋण लगाया, 4 का 3 में गुणा किया तो 12। इनको ठीक से लिख लें, x अपॉन ऋण के 36 थे, ठीक है ना, हमने ये किया था ना, 6 3 12 दूनी 24, 12 तिया 36 ऋण के, और ऋण लगा के और ऋण ऋण बन गया था धन, 6 3 18, ठीक है। 36 और 18 को जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 8 6 14, 4 हाथ सलाई और एक ये हो गया 54, ऋण के 54, x का मान ऋण के 54 इज इक्वल टू माइनस बाई अपॉन, ये ऋण और ऋण क्या बन जाएगा, धन बन जाएगा, ऋण और ऋण क्या बन जाएगा, धन बन जाएगा, -24 और +24, ये तो 0 बन रहा है यहां पर, और 1 के अपॉन में क्या आ रहा है, ऋण के 6 और ऋण के 12, ऋण के 18 बन रहे हैं। तो जब हम x का कंपैरिजन करेंगे किसके साथ, x का कंपैरिजन करेंगे हम इस अचर पद के साथ, तो ये कैसा आ जाएगा, x अपॉन -54 इज इक्वल टू 1 अपॉन -18, माइनस से माइनस कटा, 18 से 18 तिया 54 कटे, त्रियक गुणा करेंगे तो x का मान आ जाएगा, इस 3 से त्रियक गुणा करेंगे, x का मान आ गया 3, x का मान क्या आ गया 3। y का जब आप गुणा करेंगे तो y का मान सीधा त्रियक गुणा करेंगे तो y का मान क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। y का मान आप 0 रखेंगे तो x का मान क्या आएगा आपका 3 आएगा। रख के भी देख सकते हैं, समीकरण में पुटअप करा के देखें, y का मान क्या कर दें 0, तो 2x इज इक्वल टू 6, तो x इज इक्वल टू 3। समीकरण में आप वापस से यदि x और y के मान पुटअप कराएंगे तो समीकरण क्या करेगा, संतुष्ट करेगा। इससे आप ये चीज अनुमान लगा सकते हैं। चलिए थैंक यू। और इसके बाद जो वीडियो आएगा उस वीडियो में, जो भी इसके बाद वीडियो आएगा उस वीडियो में हम चैप्टर 3.1 ग्राफिकल मेथड
और चैप्टर 3.2 प्रतिस्थापन विधि से सारे प्रश्न करेंगे और चैप्टर 3.3 विलोपन विधि से हम सारे हल करेंगे, उसमें बीजगुणनफल विधि नहीं है। थैंक यू।